व्हाट इफ मोस्ट इन्फेमस पायरेट क्रू ऑफ ऑल टाइम गॉड वैली पे जीत जाता? क्या होता अगर रॉक्स दी ज़िबेक के एम्बिशन और रूथलेस पावर गॉड वैली पे खत्म नहीं होते? व्हाट इफ वहां पर हारने की जगह ज़िबेक के जीत ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की फाउंडेशन को हिलाकर रख दिया होता? इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पर रॉक्स दी ज़िबेक की ब्रूटल स्ट्रेंथ का कोहराम मचा हो। सेलेस्टियल ड्रैगन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने घुटने पे आ गई हो। कार पर रॉजर के आगे अपनी विक्ट्री के बाद ज़िबेक दुनिया की किस्मत अपने हाथों से लिखेगा, जहां पर डिस्ट्रक्शन हो, रेवोल्यूशन और कियोस हो। ज़िबेक वो बंदा था जिसने सबसे फियरसम पायरेट क्रू को फॉर्म किया था, जिसके अंदर व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, शेकी, कैप्टन जोन जैसे काफी लोग थे। ये लोग एक साथ मिलकर चैलेंज करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस वीडियो में हम मरीन फोर्ड के धूल बनने से लेकर मरीजवा पे ईमो के गोडी बनने तक का सफर को जानेंगे, बट जो जीतेगा वही दुनिया की किस्मत को लिखेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे एमएक्सएच। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर ज़िबेक जिंदा होता तो दुनिया कैसी दिखती और वो कैसे अपने गोल्स को पूरा करता। तो आओ साथ मिलकर जानते हैं इस सिनेरियो को। व्हाट इफ रॉक्स दी ज़िबेक वॉन द गॉड वैली फाइट? अपनी इस टाइमलाइन में सब कुछ वैसा ही होता है। गॉड वैली इंसिडेंट होता है, सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स गॉड वैली पहुंचते हैं और अपने हंटर टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं, पर तभी इनके मजे को खौफनाक रूप मिलता है क्योंकि गॉड वैली के कोस्ट पर रॉक्स पायरेट आ चुके हैं। फिर रॉजर पायरेट्स और नेवी एक एक करके ये जगह एक डेडली डेथ पिट बन जाती है, पर इस बार यहाँ पर जीत ज़िबेक की होती है। उसका क्रू उसके साथ डट के खड़ा रहता, उसे बिट्रेल फेस नहीं करना पड़ता है और एंड में विक्ट्री रॉक्स पायरेट के हाथों में होती है। तो जैसे कि रॉजर गॉड वैली के बाद से हिस्ट्री के लिए काफी पैशनेट हुआ था, तो मेरा मानना यह है कि गॉड वैली पे ऐसा कुछ हुआ था जिसके बाद रॉजर का इसमें इंटरेस्ट आया था और वो सिर्फ ज़िबेक हो सकता है। तो मैं इस सिनेरियो को लेकर चलूंगा कि ज़िबेक पहला बंदा था जो लावटेल पहुंचने के सबसे पास था। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरी ज़िबेक वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सो हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। रॉक्स पायरेट मरीन्स और पायरेट से कंबाइंड फोर्स को रौंदते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, पर यह जीत ज़िबेक की आखिरी जीत नहीं थी। इस विक्ट्री के बाद उसे अपना गोल क्लियर दिख रहा था, द अल्टीमेट गोल टू ओवरथ्रोन द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स। अब ज़िबेक का गोल बस सी का किंग बनना नहीं था, उसके आगे ये गोल बहुत छोटा हो गया था। उसे अब पूरी दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चलाना था और इसके लिए उसे पूरी दुनिया का राजा बनना था। वो स्पॉट हासिल करना था जहां पर एक ही बंदा बैठ सके, सबसे पावरफुल इंडिविजुअल। ऐसा करके वो इस स्लेव सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। यहाँ से होती है रॉक्स पायरेट और एक न्यू एरा की शुरुआत, द एरा ऑफ टेरर। गॉड वैली के जीत के बाद रॉक्स पायरेट का दबदबा पूरे सी में फैल गया था और हर पायरेट क्रू बस यही सोचता था कि उसका सामना कभी इस क्रू से ना हो, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये मंजूर नहीं था। वो इस इंसिडेंट को पूरी तरह दबाना चाहती थी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। उन्हें दुनिया पे अपनी पकड़ बनाए रखनी थी और इसमें वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं पर ज़िबेक शांत रहने वालों में से नहीं था। वो अपने प्लान्स की शुरुआत करता, अपने इन्फ्लुएंस अंडरवर्ल्ड को इकट्ठा करता है और उन किंगडम्स को जिन्हें वर्ल्ड ने इग्नोर कर दिया है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर आना चाहते हैं, बट उन्होंने अपनी आवास योजना में लेने से मना कर दिया है। अब ज़िबेक का विजन डोमिनेशन नहीं, रेवोल्यूशन लाना है। वो सभी से प्रॉमिस करता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन से सभी को आजाद करेगा। इसके पीछे ज़िबेक का अपना भी रीजन है। वो बचपन से इन राजा और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के टॉर्चर झेल चुका है और अब वो लोगों को दिखाना चाहता है कि एक रियल रूलर कैसा होता है। उसके पास पावर और ह्यूमैनिटी दोनों होनी चाहिए, पर पावर उसी के पास होती है जो उसे बाय फोर्स छीनने की ताकत रखता है, क्योंकि भीख में आज़ादी नहीं मिलती है। इसीलिए ज़िबेक की आइडियोलॉजी एकदम स्ट्रिक्टली ब्रूटल थी, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे छीन लो और अपनी ताकत को बढ़ाओ और अपने सपनों को भी। वो धीरे धीरे मरीन्स की टेरिटरी को कम कर रहा था और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को जाने वाली सभी एड को भी लूट रहा था। नेवी सेम स्ट्रेटेजी ज़िबेक पर अप्लाई करना चाहते थे, इसीलिए सैटर्न उन किंगडम्स को अपने कब्जे में करने का ऑर्डर देता जो ज़िबेक के अंडर में थे, या उनकी मिलिट्री को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का, ताकि वो ज़िबेक का साथ ही ना दे पाए। इस तरह से मरीन्स दो किंगडम को खत्म भी कर देते। ये न्यूज सुनकर मरीन्स काफी खुश थे, पर एक और इंसान था जो खुश था, ज़िबेक, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ बाकी के 3 मरीन वॉर्ड फ्लीट को शेकी, काइडो और एडवर्ड न्यूगेट ने खत्म कर दिया था। वो उन आइलैंड या मैकाउ किंगडम तक पहुंच भी नहीं पाए थे। इस तरह ये राइवलरी पीक पर थी, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट और ज़िबेक दोनों ही अपने कार्ड्स को खोलना नहीं चाहते थे। ज़िबेक की आर्मी एक फ्लीट का रूप ले चुकी थी। इस फ्लीट में ज़िबेक के नीचे 12 कैप्टन्स थे और रॉक्स पायरेट का इस रफ्तार से ऊपर आना न्यूमरस बैटल्स को इग्नाइट करता, जिसमें से एक बड़ा इवेंट होता है
ज़ेबेक का मरीन फोर्ट पर वॉर डिक्लेयर करना। अपने सालों के ग्रज के बाद रॉक्स पायरेट मरीन फोर्ट पर अटैक कर देते हैं, वो भी ओपन डिक्लेरेशन के साथ। और मरीन फोर्ट पर फ्लीट एडमिरल कोंग, सेनगोकू, गार्ब, सूर और हजारों मरीन्स मरीन फोर्ट को डिफेंड करने के लिए तैयार थे। साथ में कुछ यंग पावरफुल मरीन्स लाइक बोरासलीनो, कुजान और साकाजुकी भी थे। मरीन फोर्ट जब वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सिंबल ऑफ पावर था, इसे ऐसे किसी पायरेट के हाथों में खत्म होने नहीं दे सकते थे। रॉक्स पायरेट की फ्लीट को देखकर फ्रंट में खड़े मरीन्स के पैर कांपने लगते हैं। शिकी और काइडो आसमान से उड़कर अपनी सुपीरियरिटी को शो करते हैं। फाइट के शुरू होते ही मरीन्स की बची हुई थोड़ी सी उम्मीदें भी टूट जाती हैं। ज़ेबेक अपने सभी कैप्टन को खुला छोड़ देता है। बिग मॉम सभी की सोल चुराने लगती है। काइडो मरीन फोर्ट को डिस्ट्रॉय करता है। शिकी वर्सेस बोगार्ड, सुरु वर्सेस ग्लोरियोसा, जॉन वर्सेस कुजान, सिल्वर एक्स वर्सेस बोरासलीनो और ओचुकी वर्सेस अकाइन। ऐसे ही गार्ब, सेनगोकू वर्सेस ज़ेबेक एंड न्यूगेट। इस वॉर को लोअर रैंक साइफर पोल एजेंट भी ज्वाइन करते हैं, बट इसका एंड रिजल्ट मरीन फोर्ट के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन से निकलता है। वो बस धूल बनकर रह जाता है। बट मरीन से भी रॉक्स पायरेट को काफी डैमेज मिला था, पर उन्होंने अपना काम पूरा करा। मरीन फोर्ट को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ही गार्प और सेनगोकू ने कितनी जाने क्यों ना ली हो, बट वो मरीन फोर्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा नहीं पाए। इस वॉर ने कुछ चीजें रॉक्स पायरेट में ही बदल दी थी। रॉक्स पायरेट के 2 बंदे कैद हो चुके थे और 2 बंदे एक दूसरे के राइवल बन चुके थे। काइडो वर्सेस व्हाइट बियर्ड। एक तरफ ज़ेबेक और उसके क्रू की मुलाकात एल्बाफी किंग से होती है, वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गॉड वैली के बाद मंकी डी ड्रैगन ने मरीन्स को छोड़कर अपना फ्रीडम फाइटर ग्रुप बना लिया है। उसका भी गोल वर्ल्ड गवर्नमेंट को डाउन करना है। इन सभी तैयारी के बीच में होता है द क्लैश ऑफ टाइटन्स। ज़ेबेक का एक ही गोल है, जिसे पूरा करने का उसे एक ही रास्ता पता है, टू क्रश द ओपोनेंट। बट काइडो को बस पॉइंटलेस डिस्ट्रक्शन पसंद है। वहीं पर एडवर्ड के रहते ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो काइडो के आगे हमेशा खड़ा मिलता था, उस पर लगाम रखते हुए। यही बात काइडो को चुभने लगी थी। वो एडवर्ड के फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये फाइट एक सेपरेट आइलैंड पे होती है, जिसपे ज़ेबेक भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अपने डिफरेंसेस को सॉल्व करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है, एक बैटल। इस फाइट से पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता और एंड में अल्टीमेटली विनर व्हाइट बियर्ड यानी एडवर्ड न्यूगेट साबित होता है, जो अपनी स्ट्रेंथ से काइडो को दबोच लेता है। आगे ज़ेबेक जैसी एडवर्ड को रोकता है। इस मौके पर काइडो उस पर अटैक करने वाला था, बट लिन लिन काइडो को रोक लेती है। हारने के बाद भी ये ग्रज काइडो के दिल में बना रहा। उसे किसी भी कीमत पर एडवर्ड को खत्म करना था। इस बैटल से ज़ेबेक ने सभी को दिखा दिया कि क्यों एडवर्ड न्यूगेट उसका राइट हैंड मैन है। वो पावर और डिसीजन वाइज सबसे सुपीरियर है। इसके बाद ज़ेबेक सभी अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करते हुए फाइनल असॉल्ट की तैयारी करता है, वो भी सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर। ज़ेबेक ने अपनी फोर्सेस बढ़ाने के लिए हर पेड़ की जड़ों को उखाड़ कर निकाला था, और इस सब में आम पब्लिक के बीच में उसकी इमेज बस एक डेविल की बनकर रह गई थी, जो सब कुछ खत्म करना चाहता है। जो ज़ेबेक के साथ हो या फिर अगेंस्ट में, सभी के लिए ज़ेबेक बस एक मॉन्स्टर था, जो ह्यूमैनिटी को खत्म कर देना चाहता। इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे। पुराने ग्रज और इन सभी न्यूज से रॉजर पायरेट भी बच नहीं पाते। वो भी ज़ेबेक को मिटा देना चाहते थे, इसीलिए वो इस मैसिव वॉर में वर्ल्ड गवर्नमेंट का साथ देने का डिसाइड करते हैं, जिससे गवर्नमेंट की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। रॉजर का एम बस ज़ेबेक को रोकना था। गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है उसे फर्क नहीं पड़ता। ज़ेबेक सभी पोनेग्लिफ्स को पढ़कर और लॉफ्टेल पहुंचकर हिस्ट्री के सभी राज को जान चुका था, इंक्लूडिंग ईमू। अब ज़ेबेक फाइनल वॉर का ऑर्डर देता है, द फाइनल क्लैश। अपनी फुल फोर्स गैदर करके उसकी आर्मी साबाओडी की ओर बढ़ने लगती है, और ये देखकर सभी आइलैंड छोड़कर भागने लगते हैं। मरीन्स प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बन के आगे खड़ी हो जाती है। ऊपर फ्लीट एडमिरल रॉयल गार्ड्स के साथ खड़े हुए हैं, बट ज़ेबेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिकी पूरी आर्मी को सीधे रेड लाइन की ओर ले जा रहा है बिना किसी दिक्कत के। पर तभी ज़ेबेक रॉजर को वहां पर नोटिस करता है, और वो उसका मजाक उड़ाता है कि एक पायरेट हर बार मरीन्स की हेल्प करने पहुंच जाता है। ज़ेबेक की आर्मी में काफी सारे किंगडम की आर्मी, फ्रीडम फाइटर के ग्रुप, इवन जाइंट्स की आर्मी भी है। ज़ेबेक सीधे रेड लाइन पर पहुंच जाता है और उसके सामने कोंग, गार्प, सेनगोकू, रॉजर खड़े हैं, बट वो एक इविल स्माइल के साथ उनके ऊपर रश कर देता है। उसके साथ देने के लिए शिकी, काइडो और एडवर्ड भी वहां पहुंच जाते हैं। ज़ेबेक की आंखें बस कोंग की तरफ देख रही हैं,
सीकी वर्सेस गार, बैडवेड वर्सेस सैनगोक, और काइडो रॉजर की तरफ बढ़ता है। बट ज़ेबेक को पता है कि काइडो के लिए रॉजर बहुत ज्यादा है। वो कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, उसे सीधे रॉजर की तरफ ले जाता है और काइडो को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को कहता है ताकि अंदर बैठी पावर को पता चल सके कि उनके घर पे कौन आया है। यहाँ पर फाइट शुरू हुई थी कि ज़ेबेक के वो दो कैप्टन जो मरीन फोर्ट पे कैप्चर हो गए थे, वो पूरे इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स के साथ सीधे मरिजुआ आ जाते हैं, जिसके साथ अब उनकी स्ट्रेंथ डबल हो चुकी है। ज़ेबेक के सभी कैप्टन अब उसके पास हैं और गार, कॉन्ग और रॉजर भी फुल ऑल आउट आ चुके हैं। उन्होंने ज़ेबेक को घेर लिया, बट वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी तलवार को कॉन्ग के शोल्डर के आर पार कर देता है। शीकी, एडवर्ड और काइडो के कंबाइन एफर्ट सैनगोकू को काफी घायल कर देते हैं। ऐसे ये बैटल आगे बढ़ती है, मरीन्स की फोर्स आधी हो जाती है, कॉन्ग काफी घायल हो चुका है, काइडो और सीक्यू से घेर लेते हैं। तभी एल्डर्स की प्रेजेंस को सब महसूस करते हैं, जिनके ऑरा के साथ पूरा मैदान कांप उठता है। सभी के अंदर एक डर आ चुका है। पांचों एल्डर्स आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बिग मॉम, ग्लोरियोसा, ओचोक और बाकी कैप्टन्स मेन फाइट को ज्वाइन करते हैं। पर एल्डर्स के ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक बार के लिए गार पर रॉजर भी अपनी पोजीशन को रिकैलकुलेट करते हैं कि जो वो कर रहे हैं क्या वो ठीक है। ज़ेबेक उनसे फाइट करता, वो सब कुछ एक्सप्लेन करता अपने डार्क पास्ट के बारे में, इस वर्ल्ड के रूलर के बारे में और दुनिया की हिस्ट्री है क्या। स्टिल गार पर रॉजर ये सब मानने से मना कर देते हैं। बट मरिजुआ से भागते हुए स्लेव्स और उनके बैक पर गोली मारते हुए सेलेस्टियल ड्रैगन्स, ये सारी चीजें उन्हें गॉड वैली की याद दिलाते कि वहां पर हो क्या रहा था। वो सब कुछ जानते हैं, बट स्टिल ज़ेबेक का ये तरीका उन्हें सही नहीं लग रहा है। इस पूरे टाइम वो नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वो बस एक आदमी के कंधों पर आ गया है। उसने इतनी बड़ी आर्मी सब कुछ ठीक करने के लिए बनाई। पर फाइट में ज़ेबेक ये भी कहता है कि वो हारे या फिर जीते, वो दुनिया का नेक्स्ट रेवोल्यूशन बनेगा। अगर वो ये काम नहीं कर पाया तो उसके बाद कोई तो आएगा जो ये पूरा करेगा। गार पर रॉजर को ऐसा नीचे बैठा देख वो समझ जाता है कि वो फाइट नहीं करने वाले। ज़ेबेक अब एल्डर्स को देखता है जो डीमंस की तरह काइडो, शीकी और एडवर्ड के सामने हैं। वो यामी यामी नोमी को अनलीश करता है और उसकी डार्कनेस पूरी फील्ड में फैल जाती है। उसकी स्पीड पहले से बढ़ चुकी है। वो पलक झपकते ही सैटर्न को दूर उड़ा देता है। इस अटैक से सैटर्न के लिम्स कट जाते हैं। ज़ेबेक डार्कनेस को अपनी स्वॉर्ड पर कोट कर लेता है, जिससे वो इक्वली वर्करी से भिड़ पाता है। बट वर्करी काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी वो ज़ेबेक को पीछे पुश कर रहा है। शीकी सैटर्न की तरफ बढ़ता है, बट होली नाइट उसे घेर लेते हैं। सिल्वर एक्स, बिग मॉम कैप्टन जो नॉन इम्पेल डाउन से आए, बाकी दो कैप्टन बैकअप की तरह शीकी के पास पहुंच चुके हैं। स्टिल ये बैटल काफी टफ हो जाती है क्योंकि सभी होली नाइट्स काफी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है। पर इससे ज्यादा दिक्कत काइडो और व्हाइट बेड के बीच बन चुकी। उन्हें नज़जुरो, मार्स, जुपिटर और सैटर्न से फाइट करना है। व्हाइट बेड नज़जुरो, सैटर्न और मार्स को संभाल रहा है, वहीं पर काइडो सिर्फ जुपिटर को देख रहा है। ये फाइट करते हुए काइडो के हाथ काफी फ्री है, बट वो एडवर्ड की हेल्प नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इस बैटल में उसकी डेथ हो जाए। पर व्हाइट बेड अपना 100% दे रहा है नज़जुरो, मार्स और सैटर्न से फाइट करने में। तीनों डेविल्स जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, बट उनके अटैक्स भी एडवर्ड को टच नहीं कर पा रहे। एडवर्ड पागलों की तरह फाइट कर रहा है। उसकी हाकी और पावर से पूरा मरिजुआ वेव की तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। पर तभी नज़जुरो काइडो के ढीलेपन का फायदा उठाता और उसके पीछे से उस पर अटैक कर देता। इस अटैक से काइडो काफी गहरा कट लगता और वो जमीन पे गिर जाता। इससे पहले काइडो होश संभालता, नज़जुरो फिर से उसके ऊपर अटैक करे और अब काइडो को गला और नज़जुरो के स्वॉर्ड बस कुछ मीटर्स का गैप पा रहा है। यहाँ पर काइडो खत्म होने ही वाला, तभी एडवर्ड बीच में आकर नज़जुरो को पीछे फेंक देता है। पर काइडो के बचाने के चक्कर में सैटर्न का पॉइजन एडवर्ड की बॉडी में लग जाता और उसकी बॉडी अंदर से बर्न होने लगती है। उसका फ्लैश ब्लड की फॉर्म में बाहर आने लगता है। स्टिल वो काइडो को प्रोटेक्ट करता है, फाइट को कंटिन्यू करता है। ये सब देखकर काइडो की तो दुनिया ही पलट जाती है। जो इंसान उसके लिए मोस्ट हेटेड था वो उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अब काइडो को रीपे करना है। वो बोलो ब्रेथ से सैटर्न को ब्लास्ट करता है और मार्स और जुपिटर को पकड़कर आसमान में ले जाता है। उसकी ग्रिप इतनी टाइट थी कि दोनों खुद को हिला भी नहीं पा रहे होते। एडवर्ड की हालत देखकर ज़ेबेक रेज में आकर सैटर्न पे अटैक करता है। अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती कि वो सीधे कासल में जाके गिरता है। ज़ेबेक चिल्लाता, वो ईमू को चैलेंज करता है। ये फाइट अभी भी ज़ेबेक के लिए हार्ड होने वाली थी क्योंकि ना तो उसके पास रीजनरेशन का इलाज था और इस बैटल में उसका अगेंस्ट काफी लोग हैं। ईमू कासल से बाहर आता है। ज़ेबेक हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वर्करी और गार्लिंग ज़ेबेक पर अटैक करते हैं। ज़ेबेक वर्करी को एक साइड फेंकता और कासल को अप्रोच करता और रॉजर की तलवार गार्लिंग के गर्दन पे आती है और गार का पंच उसके पेट पर। यह देखकर ज़ेबेक और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ
ईमू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईमू जैसे ही मार्स, सैटर्न और पीटर की हालत देख के वो रेज में आकर तीनों को खत्म कर देती है, क्योंकि वो अब किसी काम के नहीं है। अब बस नज़दुर और वर्कर ही बचे हैं। तभी ईमू अपने डीमनिक फॉर्म में आ जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, पर ज़ेबैक पर उसका ऑरा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन लोग ईमू की आंखों में बिना डर के देख रहे थे, ज़ेबैक, गार्प और रॉजर। रॉजर चिल्लाते हुए ज़ेबैक को अपने ड्रीम के बीच में खड़े इस क्रीचर को खत्म करने को कहता है। गार्प, रॉजर और ज़ेबैक तीनों मिलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ईमू अपनी टेल से मल्टीपल अटैक करते हैं, बट इस टेल का तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइडो ऊपर से कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है और ज़ेबैक हर वेपन को डार्कनेस में रिलीज कर देता है, पर ईमो को कट करना इजी नहीं है। ईमो को देखने के बाद मरीन्स की फट के 506 हो चुकी है। सेनगोकू और कॉन्ग भी अब समझ चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। वो तो बस प्यादे हैं, अब इसे हराना है तो सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना आज यहाँ पर प्रेजेंट हर एक बंदा मारा जाएगा और एक नए वर्ल्ड सेंचुरी का जिक्र नेक्स्ट जनरेशन को सुनने को मिलेगा। सेनगोकू और कॉन्ग की हालत काफी खराब है। एवरी सिंगल फोर्स ईमू के अगेंस्ट आ चुके हैं, स्टिल उसकी पावर उनसे फार सुपीरियर लग रही है। ओनली ईमू का एक खड़े बीस्ट लाइक ज़ेबैक, रॉजर, गार्प, काइडो, ड्रैगन, बिग मॉम, सिल्वर्स, एक्स, कैप्टन जॉन और एल्बाफ आर्मी, किसी एक के अंदर भी डर नहीं है। ईमू लाइफ एंड डेथ की साइकिल को कंट्रोल कर सकता है। वो मरे हुए को अपने वेपन की तरह यूज करता है। वो सभी होली नाइट्स को सुपीरियर रीजनरेशन और यूनिक एबिलिटीज देती है, लाइक डीमनिक फॉर्म। सभी होली नाइट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिनके अगेंस्ट में सभी को मिलकर लड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ वर्करी और नज़ुरो भी अभी जिंदा है। ज़ेबैक, रॉजर, गार्प और ड्रैगन को छोड़कर बाकी सभी डीमनिक क्रीचर्स वाले फाइटर से फाइट कर रहे हैं। ज़ेबैक ईमू के अगेंस्ट में सबसे आगे रहकर फुल्ली अनलीश पावर के साथ फाइट कर रहा है, अपनी लास्ट बैटल की तरह, चाहे वो मर जाए बट दुनिया का एक नया सवेरा होना चाहिए। इसमें गार्प और रॉजर भी फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। तीन लेजेंड से कंटिन्यूस अटैक और उनके ऊपर फेटल वुंड्स लगने के बाद उनके चेहरे पर फियरलेस लुक्स हैं। एक फियरसम बैटल के बाद जो कुल 5 दिन लास्ट करती, इन 5 दिनों में सभी की हालत काफी खराब हो चुकी है। काइडो को बचाने में एडवर्ड मारा जा चुका है, पर ज़ेबैक, रॉजर और गार्प ने मिलकर ईमू को खत्म कर दिया है। अपनी आखिरी सांसों में ज़ेबैक भी सभी को सब कुछ बताता और अनाउंस करता है कि अब इस डार्क वर्ल्ड को एक रियल लाइट मिली है। आफ्टर ईमूज डेथ सब कुछ चेंज हो चुका है। सारी अथॉरिटी जो सेलेस्टियल ड्रैगन के पास थी वो खत्म हो जाते हैं और उन्हें कुत्तों की तरह मारकर मरीजों से भगा दिया जाता है। बट ये दुनिया अभी भी टुकड़ों में बटी हुई है, क्योंकि रेड लाइन वहां पर अभी भी एग्जिस्ट करती है। ज़ेबैक के जाने के बाद फिर रॉजर की जिम्मेदारी है नेक्स्ट सन गॉड को ढूंढना, जो दुनिया को वापस यूनाइट कर दे, रेड लाइन को डिस्ट्रॉय करके। ईमू के जाने के बाद ये नहीं है कि दुनिया एक बेटर प्लेस बन चुकी, अब अथॉरिटी किसी के भी हाथों में नहीं है। दुनिया के सभी किंगडम्स अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वॉर और मास मर्डर जैसी चीजें वापस से होने लगी हैं। वर्ल्ड बदलना शुरू हो गया है। ज़ेबैक के जाने के बाद भी उसकी लेगेसी आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया टेरिटरीज में बढ़ चुके, एरिया वाइज एम्परर्स ने टेरिटरी डिवाइड कर लिया और उनके ऊपर एक ट्रू यूनियन सिस्टम में मरीन्स चीजों को चला रही है, पर कुछ भी 100% ठीक नहीं होता है। बस सभी को वर्ल्ड की ट्रू हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है। नेक्स्ट पायरेट एरा की शुरुआत हो जाएगी, जहाँ पर लेजेंड्स दुनिया को एक नई किस्मत का नया रूप दे रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, पर तुम कमेंट से बताओ तुम्हें इस वीडियो कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा और क्या तुम्हारे हिसाब से भी ज़ेबैक का यहाँ पर जीतना सेंस बना था, और नहीं तो क्यों, ये भी बता।